खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। बात करेंगे आज भारत चीन पर। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर, क्योंकि चीन की हरकत के बाद भारत में सक्रियता बढ़ गई है। एक तरफ विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल पर यह दबाव है कि चीन के खिलाफ कोई कदम उठाया तो भारी ना पड़ जाए। इसलिए प्रधानमंत्री की तरफ से बयान आने में कुछ वक्त लग गया। चीन से झड़प के बाद भारत ने अपने 20 सपूतों को खो दिया, जिसके बाद उल्टा चीन भारत पर ही आरोप लगा रहा है। हालांकि पाकिस्तान को भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब देता आ रहा है, लेकिन चीन पर कार्रवाई करने में हिचकिचा क्यों रहा है? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि चीन को कैसे घेरेंगी सरकार। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मेहमान भी जुड़ेंगे और बताएंगे आपको कि क्या कुछ अब तक अपडेट रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनिया गांधी की। चीन की हिमाकत पर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि तनावपूर्ण हालात में पूरा विपक्ष मोदी सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को चुप्पी तोड़नी होगी। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ सोनिया गांधी सवाल पूछ रही हैं कि पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 मिनट का मौन भी रखा था, लेकिन ये उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया उसमें काफी देरी लगा दी। इसलिए भी सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। जानते हैं, चीन की सीमा पर हमारे 20 वीर सैनिकों की शहादत ने पूरे देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है। मैं इन सभी बहादुर शहीदों को श्रद्धा के साथ नमन करते हुए दिल की गहराई से श्रद्धांजलि देती हूँ। साथ ही प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवारों को यह दुख सहने की शक्ति दे। आप सब जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से चीन की सेना ने लद्दाख में भारतीय सीमा में घुसपैठ की है। आज जब देश में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है, तो प्रधानमंत्री को सामने आकर देश को सच्चाई बतानी चाहिए कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया और 20 सैनिकों की शहादत क्यों हुई। मौके पर आज की स्थिति क्या है? क्या हमारे सैन्य अधिकारी या सैनिक अभी भी लापता है? हमारे कितने सैन्य अधिकारी और सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं? चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां-कहां कब्जा कर रखा है? इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की सोच, नीति और हल क्या है? हम विश्वास दिलाते हैं कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमारी सेना, सैनिकों, सैनिक परिवारों और सरकार के साथ है। मुझे यकीन है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करती हूँ कि वे देश के सामने आए और संकट की इस घड़ी में सत्य और तथ्यों के आधार पर देश को भरोसा दिलाए। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी है। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं।
एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। तो लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आखिर आ ही गया। पीएम मोदी ने साफ तौर पर चीन को चिताया कि उकसाए जाने पर जवाब जरूर दिया जाएगा। कोरोना वायरस पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले लद्दाख में भारत चीन विवाद पर बात की। जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने साफ किया, भारत वैसे शांति चाहता है लेकिन किसी के उकसाने पर उचित जवाब देना जानता भी है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। तो प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे थे। 2 दिन हो गया था, इस पर लगातार हमलावर था विपक्ष और सवाल पूछ रहा था कि आप सामने आइए, विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ वासिन मिश्र जी, बहुत स्वागत है इस तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए। आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आचार्य प्रमोद कृष्णन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डीके पांडे जी, बहुत स्वागत है डीके पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले कैप्टन डीके पांडे जी आपका ही रुख करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब 2 बयान सामने आ चुके हैं। एक तो भारत का भी जवाब आ चुका है कि अब अगर वहां से उकसाया जाएगा तो यहाँ पर जवाब करारा दिया जाएगा। दूसरी तरफ चीन की तरफ से विदेश मंत्रालय का बयान ये आता है कि हमारी गलती नहीं थी, वहां से सेना घुसे थे। कुल मिलाकर भारत पर ही सारा आरोप लगा दिया था। फिलहाल आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो चीन का व्यवहार है ये आश्चर्य नहीं होता इससे देखकर, क्योंकि ये उसकी इस नीति के लिए सभी भली भांति परिचित है। वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी जो लेटेस्ट आज सवेरे मैंने उनका प्रतिनिधि का बयान सुना कि वो कह रहे गलवान क्षेत्र उनका है। ये कब से हो गया जी? मुझे आश्चर्य होता है कि किस प्रकार से वो मनोवैज्ञानिक रूप से हमें प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से ये मुद्दा उठा, ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और वर्तमान परिस्थितियों में जब अब हमने अपना एग्रेसिव रुख दिखा दिया है, तो निश्चित रूप से ये एक मौका है हमें अपने एकजुटता के लिए, साथ होने के लिए और एग्रेसिव होके पोस्टरिंग करने का। हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करेगा उसका हम सामना करेंगे और उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर आप देखें कि जो क्षति हुई है, जो हताहत की संख्या है चीन की तरफ से, वो 40-45 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन मेरा अनुमान है ये कम से कम 60 से 70 तक पहुंचेगी। जैसे कोरोना के विषय में चीन ने कभी भी सही संख्या नहीं बताई, उसी प्रकार से ये संख्या भी वो छुपा रहा है। और मैं क्यों बता रहा हूं कि ये संख्या 60 से 70 के आसपास जा सकती है, क्योंकि जिस ढंग से जो हेलीकॉप्टर्स आए गोलन क्षेत्र में हताहतों को उठाने के लिए, जो घायल थे सैनिकों को उठाने के लिए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे हमें कोई भी कह सकता है कि ये वहां पर जो लोग घायल हुए हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जो रुख आता है कि जो चीन ने अपना रुख बयान जारी किया है कि भारत जो है वो ये कर रहा है और उसने अतिक्रमण का प्रयास किया है, ये निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि वो और पूरा विश्व जानता है सच्चाई क्या है। अमेरिका ने भी कल अपना मत बता दिया और बाकी जो देश है वो सभी लोग भली बात जानते हैं कि भारत का रुख क्या है और भारत कितना सत्य है अपने
स्टैंड पर। और जहां तक संप्रभुता का सवाल है, हम किसी प्रकार की कोई भी देश नहीं चाहेगा, भारत की कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसमें कोई संशय हो। अब जब ये क्षेत्र 3488 किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये विवादाग्रस्त रहा है और हमने दुखद बात यह है कभी इसको सही ढंग से सॉल्व करने का प्रयास नहीं किया। हमें चाहिए था कि ये विषय, क्योंकि इतने वर्षों से चल रहा है, 62 हुआ, 67 हुआ, 75 हुआ, हम कितने वर्ष और लिख चलेंगे। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के पीछे क्या हुआ, वो एक कूटनीतिक हम उसमें कूटनीतिक रूप से पिछड़े। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विश्व कूटनीति पटल पर स्थायी मित्र नहीं होते, स्थायी हित होते हैं। और हमारा हित क्या है? हमारी संप्रभुता, हमारा सम्मान। देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है और हम उन्नति की तरफ प्रगति कर रहे हैं, ये इस बताता है कि हमें इसमें बिल्कुल अडिग होकर रहना है। और जिस प्रकार से हमें विश्व के देशों ने समर्थन किया है हमारी नीतियों का, हमने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश की, जो हमारी पहुंच है, हमारी जो सोच है, ये इसको एक मान्यता दिया गया है और इसका सभी ने सम्मान किया है। तो मुझे नहीं लगता कि जो चीन ने जो ये बयान जारी किए हैं कि ये सब भारत कर रहा है और उकसा रहा है, ये हास्यपूर्ण है, हास्यास्पद है और इसके पीछे कोई औचित्य मुझे नहीं लगता। जी, वासिम जी, क्या लगता है कि क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर डिप्लोमेटिक फेलियर रहा है? मुझे लगता है कि चीन की मंशा को लेके और चीन के एक्शन प्लान को लेके हमारी तरफ से आकलन करने में थोड़ी गलती हुई है, या हमारे तरफ से चीन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा किया गया। चीन के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के बजाय चीन की जो वादा खिलाफी रही है उस पर ध्यान देने के बजाय हम चीन के साथ गलबहियाँ करते रहे, चीन को गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश करते रहे और हम यह समझते रहे कि शायद चीन हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा। और सामरिक जो विवाद है, जो टेरिटोरियल विवाद है, उसकी अनदेखी करते हुए चीन हमारे साथ व्यापारिक रिश्तों पर ज़्यादा जोर दिया गया और व्यापारिक कारोबार के चलते हमारे साथ बेहतर रिश्ता बना के रखेगा। शायद ये कहीं ना कहीं हमारी तरफ से आकलन करने में गलती हुई है और इसी का नतीजा है कि हम आज यह जो हादसा हुआ है उसको देख रहे हैं और उसको झेल रहे हैं। दूसरी जो खास बात रही है कि हमारे तरफ से जो शासन और सेना में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने डिप्लोमेटिक मामले को जिस तरीके से बयानबाजी की, जिस तरह से पब्लिक मीटिंग में जैसे बोला जाता है चुनावी रैलियों में, उस तरह से बोलकर मामले को और पेचीदा बनाने का कोशिश किया जी। उसका भी एक नतीजा या रिटेलिएशन चीन की तरफ से देखने को मिला है। और यही कारण है कि बावजूद इस कड़वी सच्चाई के कि 6 वर्षों में, जैसे कि अलग अलग सोर्सेस से जानकारी आ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री चीन के नेतृत्व से करीब 18 बार मिले हैं, जिसमें से 8 से 9 बार खुद वे चीन जा चुके हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए, और बाकी समय वो अलग अलग देशों में अलग अलग कार्यक्रमों के तहत मिले हैं। तो इस निकटता के बावजूद, इस व्यक्तिगत संबंधों के बावजूद चीन के नेतृत्व की तरफ से जो व्यवहार, जो आचरण देखने को मिल रहा है हमारे बॉर्डर पर, वो कहीं से शोभनीय नहीं है। और यह इस बात की एक बार फिर पुष्टि करता है कि चीन अपने इतिहास के मुताबिक, अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक न तो पहले कभी भरोसेमंद रहा, न आज भरोसेमंद है जी। और हमारे जो नेतृत्व है, हमारा जो आर्मी का नेतृत्व है और हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन लोगों ने जिस तरीके से बयानबाजी की पार्लियामेंट के अंदर अक्साई चीन और पीओके को लेके, और पार्लियामेंट के बाहर भी जब आर्मी चीफ की तरफ से बयान आया था लद्दाख में जाके नेपाल के मैप के सिलसिले में, तो वो कहीं न कहीं वो आग में घी डालने का काम किया। और दूसरी तरफ कोरोना महामारी के बाद जब चीनी कंपनियां भारतीय कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाने लगी और एक खतरा पैदा हो गया था कि कहीं आगे चल के भारत में एफडीआई के जरिए भारतीय कंपनियों पर चीनी कंपनियों का आधिपत्य न हो जाए, मालिकाना हक न हो जाए, और उसके रोकने के लिए भारत की तरफ से
जो आनन फानन में एक संशोधन किया गया कि अगर कोई विदेशी कंपनी, खासतौर से चीन की कोई कंपनी अगर भारतीय किसी कंपनी को टेक ओवर में शेयर खरीदना चाहती है तो भारतीय कंपनी को भारत सरकार से उसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी, भारत सरकार से को सूचित करना पड़ेगा। वो भी कहीं ना कहीं चीन को नागवार गुजरा और चीन को लगा कि भारत अब उसके साथ व्यावसायिक संबंध चलाने में भी बहुत रुचि नहीं रखता है। तो ये सब तमाम कारण थे जिसको लेके कि जो पहले से ही चीन के मन में भारत के प्रति एक विद्वेष बना हुआ था, जो पहले से ही चीन के मन में भारत की जो LAC है उसको लेके एक लगातार विवाद बना रहा, वो और जो है विस्फोटक रूप ले लिया और चीनी सेना भारतीय भूभाग के अंदर आके कब्जा कर ली। और बार बार बोलने के बावजूद भी भारत सरकार की तरफ से उस तरह की सक्रियता नहीं दिखाई गई जो सक्रियता पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिली है। जी आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, यहाँ पर बार बार विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि हम विपक्ष तो साथ में हैं प्रधानमंत्री के, लेकिन बार बार ये भी दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि आप चुप क्यों हैं, आपको बार बार आगाह किया जा रहा था, उसके बावजूद ऐसी चीज हो गई और वो ऐसी घटना सामने आई और आप अब तक चुप रहे। लेकिन सरकार तो बार बार यही कह रही है कि बातचीत अच्छे दौर पे चल रही थी और हो सकता है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी सामने आ जाता। तो फिर ये कैसे आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आप को बार बार आगाह किया जा रहा था फिर भी आप चुप्पी साधे हुए थे? देखिए दीपाली, पहले तो मैं जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं उनको नमन करता हूं। ये बहुत ही संकट का समय है, देश के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हुई है। सवाल इस बात का है कि अभी तक भारत सरकार चीन की अच्छाइयाँ गिना रही थी जी। उनके साथ झूला झूल रही थी, पूरी ताकत इस पे झोंक रही थी कि चीन से हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। और अब परसों से या 4-5 दिन पहले से, ख़ास तौर से परसों से, अब भारत सरकार पूरी ताकत से और सत्ताधारी दल और जो सरकार के पक्ष में लोग हैं वो ये ताकत लगा रहे हैं कि चीन बहुत बुरा है, चीन धोखेबाज है, चीन शरारती है, चीन हमला करता है, चीन वादा फरोशी करता है। भाई चीन गलत है, चीन बुरा है, चीन बहुत ही गलत है, इससे समस्या का समाधान तो नहीं होता। अगर हम किसी हत्यारे को कहें वो हत्यारा है तो इससे जान तो नहीं बची ना। अब जहां तक सरकार का सवाल है, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है ये कल कह देते। आज शाम में ये उन्होंने कहा है कि हम अपने देश के शहीदों का जो उनकी शहादत है हम उसे बेकार नहीं जाने देंगे। तो देश का प्रधानमंत्री और क्या कहेगा कि हम अपने शहीदों की शहादत को बेकार जाने देंगे। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी ने कही है कि भरोसा रखो, पूरा देश आपके साथ है। विपक्ष के नेताओं ने कहा है, क्या इस देश में कोई ऐसा आदमी है, दीपाली जी, अभी वाशन जी जो कह रहे थे, बहुत मैं उनसे सहमत हूँ, क्या इस देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा लीडर है जो ये कह सकता है कि देश संकट के समय में हम सरकार के साथ नहीं है? 130 करोड़ में मुझे तो कोई व्यक्ति नहीं नजर आता। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो कल हुआ है इसका जवाब क्या है? क्या 20 जवानों की जो शहादत हुई है, लूजर तो हम हैं, भारत लूजर है, चीन तो लूजर नहीं है। अभी दूसरी एक बात और उड़ाई जा रही है कि साहब चीन के अंदर जो है 50, 60, 70 कैजुअल्टी हो गई हैं। चीन के अखबारों में तो कुछ नहीं छपा। अगर नुकसान उनका होता तो बात वो करते, क्योंकि नुकसान हमारा हुआ है तो बात हम कर रहे हैं। आचार्य जी, हम उनकी जमीन में घुसते नहीं है, अपने आंकड़ों को छुपाता आया, चाहे अभी कोरोना की बात कर रही हैं। दीपाली मैं एक बात कह रहा हूं कि हमारे हाँ ठीक है, हम चीन को नालायक, गद्दार, बुरा, बदमाश कुछ भी कह दें, छुपाने वाला कह दें, धोखेबाज कह दें, उससे क्या नतीजा निकलेगा? भारत की सेना के प्रवक्ता ने यह कहा कि हमारे 20 जवानों की शहादत हो गई। तो भारत की सेना को यह भी कहना चाहिए था कि वहां भी शहीद हुए लोग, हमने उनको मारा है। भारत की सेना के प्रवक्ता ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा, डीजीएमओ ने कुछ नहीं कहा, विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा, गृह मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा और चीन ने कुछ नहीं कहा। तो नुकसान उनका कहां से हो गया?
कुछ फेक न्यूज एजेंसी अगर ये बात चला दें देश को, यही तो सबसे बड़ा सवाल है दीपाली। चीन हमला कर दे, चीन हमारे यहाँ घुस आए, उसका हम जवाब देंगे। भारत की सेनाओं पे हमें पूरा भरोसा है, देश के बच्चे बच्चे को भरोसा है, लेकिन सवाल ये है कि ये मिस्टीरियस चीजें क्यों फैलाई जा रही हैं, गुमराह क्यों किया जा रहा देश को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता? यह सबसे बड़ा सवाल और यही सबसे बड़ी समस्या है। जी डॉक्टर डीके पांडे जी, एक ये जो डीजीएमओ की बात क्योंकि सामने आई थी, आचार्य प्रमोद कृष्णन बोल रहे थे, तो क्या डीजीएमओ की तरफ से ये मामला सुलझ नहीं सकता था? ऐसी स्थिति क्यों बिगड़ गई अचानक से, क्यों नियंत्रण से बाहर आ गई? मैं 3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात कि जब हम सभी जानते हैं कि चीन का व्यवहार कुछ और होता है और करनी कुछ और होती है, तो हम उनसे उम्मीद करेंगे कि बताएंगे उनके कितने सैनिक हताहत हुए। अमेरिकन इंटेलिजेंसी ने ये पूरी इसकी बात की एक्सेप्ट किया है कि 40 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं जी। और जिस प्रकार मैंने कहा पहले भी कि जो हेलीकॉप्टर्स आए थे कैजुअलिटी पिकअप करने के लिए, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन के लिए, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। उनके नजर में हम ये कह सकते हैं कि ये कैजुअलिटी 60 से 70 तक जा सकती है चाइना की तरफ से। हम अपनी बात सही ढंग से कह रहे हैं कि हमारे 20 जवान घायल हुए हैं, 20 जवान की हताहत हुए हैं और 4 घायल हैं, लेकिन इसमें हम कुछ छुपा नहीं रहे हैं, जो वस्तुस्थिति बता रहे हैं। और जहां तक बात है ये कहने की कि देखिए 3 पक्ष होते हैं किसी भी घटना के। पहला पक्ष होता है कि आप क्या पॉलिटिकल विल है हमारा, दूसरा होता है कि मिलिट्री विल क्या है, और तीसरा क्या है डिप्लोमेटिक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या है। जब तक तीनों हमारे पक्ष में ना हो, एक मत ना हो, तो बड़ा मुश्किल होता है निर्णय लेना। हम कुछ भी कह दें कि वो चुप रहे, वो क्यों नहीं बोले, अरे भाई क्या बोलते वो। बिल्कुल ये सवाल है कि किसी प्रकार का कहने का कि हम जो क्षति हुई गलत है और हम इसका बदला लेंगे। प्रमोद कृष्णन कुछ कह रहे हैं जी, बोलिए सर। आचार्य प्रमोद। हाँ देखिए, पांडे जी की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो पाकिस्तान ने यह नहीं कहा था हमारे यहाँ कुछ हो गया। डीजीएमओ ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था। तो डीजीएमओ या आर्मी का कोई अधिकारी अगर ये कहे, जो पांडे जी कह रहे हैं, अगर आर्मी के आधिकारिक व्यक्ति को ये कहे कि हाँ साहब चीन में भी हमने ऐसा किया है, तो उस पर यकीन किया जाएगा। अभी कैसे कह सकते हैं कि हमने चीन को मारा है? अभी तो चीन हमारी सरहद के अंदर घुसा हुआ है। 5 दिन तक तो सरकार के तमाम सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय चैनल्स पे प्रवक्ता जो कह रहे थे वो कहते थे स्थिति कंट्रोल में है। भाई देश को ये बात किसने बताई कि चीन हमारी सीमाओं में घुस रहा है? लेकिन उन्होंने कहा नहीं। फिर 4 दिन पहले आर्मी चीफ ने यह कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? परिणाम आया कि 20 जवानों की शहादत हो गई। क्या कहीं किसी गली मोहल्ले में, शहर में एक मर्डर होता है, मर्डर छोड़िए कोई आत्महत्या भी करता है तो उसकी जांच होती है कि वो कैसे मारा, किसने मारा, किसकी वजह से आत्महत्या की। दीपाली 20 जवान शहीद हो गए। कोई कह रहा डंडों से मार दिए, कोई कह रहा डंडों में कीलें लगी हुई थी, कोई कह रहा साहब धक्का दे दिया, कोई कह रहा नदी में गिर गए। ये क्या तमाशा है? ये देश का विषय है जी। देश केवल एक सरकार का नहीं होता। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस देश में जो रहता है, पैदा हुआ है, उन सबका हक है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे जवानों के साथ हुआ क्या, कोई बताने को तैयार नहीं है जी। बिल्कुल, हम कौन सी युग में जी रहे हैं जी। तो इस वक्त भारत चीन को जवाब देने में हिचकिचा नहीं रहा और हिचकिचाहट महसूस कर रहा है। लेकिन आज विपक्ष भी सरकार से वही सवाल पूछ रहा है कि जो पहले मोदी ने पूछे थे। उस वक्त सत्ता में बैठी सरकार से सवाल किए जा रहे थे और अब प्रधानमंत्री उन्हीं सवालों में छुपते फिर रहे हैं। दिल्ली में एक दुर्बल सरकार है। इस देश के पड़ोस का कोई देश ऐसा नहीं है जो आए दिन हिंदुस्तान को परेशान न करता हो, और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पक्ष में बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप कर क्या रहे हो? क्या दे रहे हो देश को? चाइना ने आपकी कोई चिंता ही नहीं, इसको
वो चलता आ रहा है, वो अपने टेंट लगा रहा है, रोड बना रहा है, सेना की परेड करवा रहा है, और अभी तक दिल्ली की सरकार से पता नहीं चल रहा है कि हिंदुस्तान में कहां तक चाइना घुस गया है, कब वापिस जाएगा, कैसे निकालोगे, किस प्रकार की ताकत का प्रदर्शन करोगे आप, कोई दिशा नहीं दिखती मित्रों। क्या ऐसी सरकार के हाथ में इस देश के नागरिकों का भविष्य सुरक्षित हो सकता है? क्या इन पर हम भरोसा कर सकते हैं? तो जब यूपी की सरकार थी तो ये सवाल पूछ रहे थे जो प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन अब विपक्ष यही सवाल प्रधानमंत्री से भी पूछ रहा है और ऐसे में लोगों में गुस्सा भी नजर आ रहा है। यहाँ पर देश भर में गुस्से का माहौल है। देश भर में लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। 5 तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं। देखिए, वाराणसी, दिल्ली, जम्मू, कानपुर और पटना की, जहाँ पर लोगों का गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है। वैसे ही कुछ दिनों से यहाँ पर जो चीन के सामान है उसका बायकॉट किया जा रहा है, लेकिन अब ये गुस्सा और ज्यादा देखने को मिल रहा है। और 5 तस्वीरें ये आपके सामने। तो चर्चा को आगे बढ़ाते वासिन जी, अब विपक्ष फिर से हमलावर हो गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार हम देख रहे हैं, कोरोना को लेकर भी अभी हमने देखा और फिर इस मुद्दे को लेकर भी देखा, वही बात को वो सामने रख देता है जो प्रधानमंत्री ने उस वक्त कही थी जब यूपीए की सरकार थी। अब इसी पर सवाल लगातार, और इसी वजह से सरकार गिरती नजर आ रही है। इतना ही, इस समय एक और वीडियो वायरल हो रहा है राजनाथ सिंह का, जिस समय 2013 की बात है, जब राजनाथ सिंह विपक्ष में थे तो वे रोज़ सवाल पूछा करते थे कि चीन के बारे में, विदेश नीति के बारे में, और आज अब संजोग से वो रक्षा मंत्री हैं और उन्हीं का पुराना वीडियो फिर वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया में, और अब राजनाथ सिंह जी चुप हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आचार्य जी, अभी हम लोग फिर आपसे आपकी डिटेल राय जानना चाहेंगे। हम 1-2 बातों की ओर इशारा करना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि जिसमें कारगिल युद्ध हुआ था देश में, कारगिल के समय भी उस समय की जो सरकार थी पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वह सरकार भी शुरुआत में लगातार इनकार करती रही, और जब उस समय का विपक्ष सरकार से और मीडिया सवाल करता रहा कि पाकिस्तानी सेना कारगिल में आ गई है, कैंप बना ली है, वहाँ उनके सैनिक घूमते हुए देखे गए हैं, और वहाँ के लोकल लोगों ने भाग के जाके लोकल मीडिया को और इंटेलिजेंस को सूचित किया, लेकिन केंद्र की सरकार उस समय की श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की लगातार डिनाई करती रही और डिनाइल मोड में रही। और जब स्थिति हाथ से निकल गई तो हजारों सैकड़ों सैनिकों को शहीद होने के बाद हम अपनी ज़मीन दोबारा वापस ले पाए, और अपने ही भूभाग पर युद्ध हुआ पाकिस्तानी सेना के साथ, और हम बड़ा मुश्किल से जब विनिंग पोजीशन में आए तो अमेरिकी इंटरवेंशन से, उसमें बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सेफ पैसेज दिला दिया और पाकिस्तानी सेना वापस चली गई सुरक्षित। और हम अब इस बात को लेकर खुश हो गए कि हम अपने ही भूभाग पर पाकिस्तान से युद्ध लड़े और अपने भूभाग को खाली करा पाए। बाद में उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है देश के अंदर। आज भी कमोबेश वही स्थिति हुई। पिछले लगभग 1.5 महीने से मीडिया से लेके तमाम एजेंसियां लगातार सवाल पूछ रही थीं, सवाल कर रही थीं सरकार से कि सरकार चुप क्यों है, सरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई कर रही है। चीनी सेना भारतीय क्षेत्र में अंदर आके कब्जा कर रही है, उन्होंने कैंप लगा लिए, बंकर तैयार कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां घूम रही हैं, हम चुप क्यों हैं। सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था, और नहीं तो उन मीडिया माध्यमों को कहा जा रहा था कि ये लोग सरकार विरोधी हैं, इसलिए बात का बतंगड़ बनाते हैं, चीन से हमारी बात चल रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। नतीजा क्या हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, और ये भी चर्चा है कि शायद कुछ जवान गंभीर रूप से घायल भी हैं हमारी तरफ से, जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। आखिर हम कब तक अपने ही भूभाग पर विदेशी सैनिकों से लड़ते रहेंगे
और अपना भूभाग खाली करा के जवानों की कुर्बानी देके और विजय श्री का पताका लहराते रहेंगे और उसको सेलिब्रेट करते रहेंगे कि हम विजय हासिल कर लिए। बात तो तब अच्छी होती कि जब हम विदेशी भूभाग पर जाके युद्ध लड़ते, विदेशी सैनिकों को बंधक बनाते और उनको सबक सिखा के वापस लाते आते, तब हम उसको सेलिब्रेट करते, उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और आचार्य जी ने जिस बात की ओर इशारा किया कि प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, ये बहुत अहम सवाल है। आज भी प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आया है उसमें कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है कि चीनी सेना कब से आई थी, इंडिया के किस किस क्षेत्र में चीनी सैनिकों का कब्जा है, बॉर्डर पर कितने किलोमीटर अंदर तक कब्जा है, और जो वार्ता हो रही है उसकी शर्तें क्या हैं, क्या हम इसके विरोध में जो भारत और चीन के बीच में तमाम व्यापारिक करार हुए हैं पिछले दिनों, उनको हम खत्म करने की दिशा में सोच रहे हैं। जब पाकिस्तान से मेरे संबंध बिगड़े थे तो हमने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हम उनका पानी बंद करने जा रहे हैं। बाद में क्या हुआ, टाइम फिश हो गया। क्या इस बार भी वही होगा कि फिर हम एक बार 2 दिन 4 दिन जब तक देश का जनमानस आक्रोशित है तब तक हम इस तरह के बयानबाजी करेंगे और फिर चुपचाप बैठ जाएंगे और चीन एक बार फिर दोबारा तैयारी करेगा हमारे सैनिकों को पर हमला करने के लिए, हमारे भूभाग के अंदर घुसपैठ करने के लिए? जी बिल्कुल। टीके पांडे जी, आपकी क्या राय है, क्योंकि यहाँ यही स्थिति है, क्योंकि सेना तो अपना काम कर रही है लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा था कि बार बार ये पूछा जा रहा था कि स्थिति बताएं, और ये भी आगाह किया जा रहा है। और जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी कहा कि जब पता था कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है, एक्चुअल स्थिति वहां पर क्या थी? अगर स्थिति कंट्रोल में होती तो ये अचानक ये घटना कैसे घट जाती? 2-3 बातें कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए हैं और मैं उनका एक एक करके उत्तर देना चाहूंगा। पहली बात थी कि जो संख्या थी हम बता पा रहे हैं, मिलिट्री जो डीजीएमओ है बता पा रहा है हमारे सैनिकों की हताहत की संख्या। एक नियम है फौज में कि जब तक कि हमें हेड काउंट नहीं मिलता तब तक संख्या उजागर नहीं की जा सकती। और जहां तक विपक्षी की बात है तो हमें चाइना की हेड संख्या कैसे मिलेगी, और हम एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। तो जहां तक हेड काउंट की बात है कि हम अपना दे पा रहे हैं, उनका नहीं दे पा रहे, कोई नहीं दे पाएगा। और जहां तक दूसरा सवाल था कि हमने पाकिस्तान के समय बता दिया था कि उनकी क्षति क्यों हुई थी, क्योंकि जो एरियल जो स्ट्राइक्स होती हैं उसमें एक बैटल असेसमेंट के लिए एक अलग जहाज होता है जो पूरी तस्वीर लेता है कि जो क्षति पहुंचाएगी उसकी तस्वीर लेता है कि टारगेट के ऊपर क्या डैमेज हुआ है, डिग्री ऑफ डैमेज कितनी हुई, क्या क्या उसमें लॉसेस हुए, वो सारा आप फिल्म के रूप में देख सकते हैं। वो आपस एक हार्ड सबूत होता है। लेकिन जब यहाँ पर डंडे और पत्थर से लड़ाई होती है, इसमें सबूत कहां से लाएंगे आप? तो ये कहना कि उनकी इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, आप सोचिए जहां 100-200 लोग आमने सामने लड़ रहे हो पत्थरों से उसमें, और क्या उसमें जाने नहीं जाएंगी? और तीसरी बात कि ऐसा हमारी ये क्यों नीति हो रही है कि हमारे पास वो घुस आते तब हम आक्रमण करते हैं। कारगिल का उदाहरण दिया गया अभी, और अभी चाइना की बात हो रही है। तो हम तो एक अहिंसावादी देश है ना। अहिंसावादी देश की नीति क्या होती है? एक गाल कोई मारता है दूसरा आगे कर दो, कि हमें ये सिखाया गया ना, हमारे संस्कार तो ये हैं। तो इसलिए मैं उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहूंगा। ये एक तरह से कुतर्क भी प्रतीत हो सकता है, लेकिन मैं मुख्य मुद्दा ये कहना चाहता हूं कि ये हम पहले सोचते हैं कि बातचीत से हम निपट जाएगी बात, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मामला जो क्यों बढ़ा, जो रोड बनाई गई, जब तक रोड नहीं बनी थी वो शांत थे, हम शांत थे। और आप विश्वास करेंगे 2019 में 600 बार जो है चाइना ने इंक्रेशन की कोशिश की और हमने उसका विरोध किया। 600 बार, ये आंकड़े जो हैं। और ये पूरा विश्व जानता है कि ये देखिए सैटेलाइट के जरिए एक एक चीज जो क्या मूव हो रही है दिख रहा है, आप छुपा नहीं सकते इसको। तो जब सड़क हमने बना दी, और ये सड़क जो है जो क्षेत्र जहां पर ये अभी हुआ है, परसों ये विवाद हुआ है, उस रोड उस जगह पे बनाई गई, वालन क्षेत्र पे बनी, इसके पहले कोई रोड नहीं थी। तो ये एक प्रकार से उनके लिए ये चाइना को ये मैसेज गया कि भारत एक युद्ध की तैयारी कर रहा है। और जहां तक चौथी बात है कि हमने उनको स्वागत किया, चाय पिलाई,
देखिए, एक इतने वर्षों से हिंदी चीनी भाई भाई कर करके और हमने क्या क्षति हुई हमारी, ये सबको व्यापक, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप बातचीत से, हम चाहते हैं कि अहिंसावादी देश में हम चाहते हैं बातचीत से मामले को सुलझाएं, तो बात करने के लिए दो लोग होना जरूरी है, हाथ मिलाने के लिए दो हाथ होना जरूरी है। या एक ही हाथ हमारे पास है तो हम दूसरा हाथ कहां से लाएं? तो इसके लिए कहा जाता है कि हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का हिस्सा होते हैं कि आप उनसे कूटनीतिक तौर पर आदान प्रदान करते हैं। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्व कूटनीति पटल पर स्थायी मित्र नहीं होते, स्थायी हित होते हैं। और जब ये सड़क बनी तो चाइना को लगा कि उनके हित जो है सुरक्षित नहीं है, जो वो अब तक करते रहे दादागिरी हमारे ऊपर, उनको लगा कि अब भारत जो है बदल गया है। सर ये तो ठीक है, भारत बदल गया है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि ये कहना कि हम ये कर देंगे, वो एक राजनीतिक एक बात और मैडम, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कहना कि जो बड़े बड़े भाषण दिए गए और उससे बात बिगड़ी। देखिए, हर विश्व में, हर देश में बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं और क्या, लेकिन जमीन पे जो होता है उसको स्वीकार किया जाता है। हमने वादे बहुत किए, लेकिन अगर हमने क्रियान्वित नहीं किया तो वो वादे ही रह गए। इसी प्रकार हमने जो कुछ कहा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन जमीन पर क्या हुआ, वो वस्तुस्थिति प्रतिक्रिया उस पर आती है। ठीक है, आचार्य प्रमोद कृष्ण, एक मिनट में आऊंगी आपके पास। एक बार ट्वीट जरा दिखा देते हैं। राहुल गांधी ने राजा सिंह के ट्वीट को टैग करते हुए 5 सवाल पूछते हुए लिखा है कि बहुत ही दर्द भरा है। उन्होंने पूछा, आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लिखकर आपने भारतीय सेना का अपमान क्यों किया है? संवेदना जताने के लिए 2 दिन क्यों लगे? इसके अलावा राहुल गांधी ने आगे ये भी पूछा है, जब जवान शहीद हो रहे थे तब आप रैलियों को संबोधित क्यों कर रहे थे? क्यों खुद छिप गए और क्रोनी मीडिया को सेना पर सवाल उठाने दिया? अपने आखिरी सवाल में उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों आप बार बार चीजों को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं? चलिए एक बार फिर से हम बढ़ते हैं चर्चा की ओर। आचार्य प्रमोद कृष्ण कुछ कह रहे थे। देखिए दीपाली, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है जी। कि ये बताइएगा कि ये जो चीन में और भारत में जो तनातनी थी, ये कितने दिन से चल रही थी? ये हो सकता है मुझे मालूम ना हो सकता है आपको मालूम ना हो सकता है वासिन जी को मालूम ना हो, लेकिन देश की इंटेलिजेंस को तो जरूर मालूम होगी। वहाँ जो हो रहा था वो देश के गृह मंत्री को, देश के रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को सब मालूम था। तो अगर चीन की और भारत की इतनी तनातनी चल रही थी तो ये वर्चुअल रैली एड्रेस कर रहे थे, भारत के गृह मंत्री भी चुनावी रैली एड्रेस कर रहे थे, रक्षा मंत्री भी चुनावी रैली एड्रेस कर रहे थे, और उसमें कह क्या रहे थे, हमें छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। तो और कैसे छेड़ा जाता है? वो हमारे अंदर घुस गए, उन्होंने 20 जवान हमारे शहीद कर दिए। हम सवाल ये नहीं कर रहे हैं, क्या मुझे आप बताएं दीपाली कि हम अगर कोई ये पूछता है कि हमारे जवान शहीद क्यों हुए तो क्या गुनाह है? अगर कोई ये पूछता है कि ये जवान जो शहीद हुए इनकी शहादत कैसे हुई तो क्या गुनाह है? क्या कोई ये पूछता है कि हमारे देश की टेरिटरी के अंदर दुश्मन कैसे घुस गया तो ये गुनाह है? कितना घुस गया ये बता दो, गुनाह है। और जब सब कुछ हो जाता है तो आप कहते हैं कि साहब देश के शहीदों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और हम पर भरोसा रखो। अरे आप पर तो पूरे देश को भरोसा है साहब, फैसला तो आपको करना है। आप हजारों करोड़ का जो चीन को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो उसे रद्द नहीं करते, आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाने की घोषणा करते, कोई ऐतराज नहीं जताते, ये तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मजाक हो गया। तो भाई मुझे बताइए, एक देश की सेना दूसरे देश की टेरिटरी में घुस गई, ये गुनाह नहीं है क्या? ये काफी नहीं है क्या? एक देश की सेना ने दूसरे देश के सैनिकों के साथ लड़ करके उनके 20 जवान शहीद कर दिए। और एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब गुत्थम गुत्था में 20 लोग मारे गए तो एक आध चीनी की मुंडी ले आते, वो चीनी जब यहां थे तो एक आध लाश दिखा देते हैं। ये झूठ का पुलंदा देश को कब तक परोसा जाएगा? इस देश की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हो? देश आपका है, देश ने आपको चुना है, आप देश की जनता पे विश्वास रखिए। आप देश की जनता के सामने कहिए कि हम चीन से लड़ने लायक नहीं है, या तो ये कहिए या चीन से इन 20 जवानों की शहादत का बदला लीजिएगा। ये क्या तमाशा हो रहा है जी? इसी आज ना कल ना परसों, परसों ना तरसों ये सवाल उठेगा जी। क्या उन जवानों की जो शहादत हुई है उनके परिवार वालों से, उनकी माओं से, उनकी पत्नी से, उनकी बहनों से, उनके घर वालों से आंख मिला के ये कहा जा सकता है
कि हमारे जवानों को जिसने शहीद किया हम उनसे दोस्ती बरकरार रखेंगे, आर्थिक संबंध रखेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, और जो सवाल करेगा कि ये हमारे जवानों की शहादत कैसे हुई, हम उस पर सवाल करेंगे। जी बिल्कुल, ये कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? बिल्कुल, कौन इसीलिए कह रहा है सवाल यहाँ पर प्रधानमंत्री उठा के साथ नहीं खड़े ठीक है। हैं? प्रधानमंत्री जी से ये चाहते हैं, देश की सरकार से देश का बच्चा बच्चा चाहता दीपाली कि इस स्थिति को स्पष्ट करें, क्लैरिफाई करें, इस भ्रम के इस बादल को हटाएं। बिल्कुल, अब देश विपक्ष के पास मौका गुस्से है में क्योंकि उबाल सर्वदलीय है। बैठक होने जा रही है। हो सकता है विपक्ष इस मुद्दों को उठाए और इस पर जवाब और तलब हो। खैर वासन जी, ये भी एक सवाल उठ रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आज ये घटना बड़ी हो गई है, ये ठीक है, लेकिन विवाद बहुत दिनों से चलता आ रहा है और ये भी खबर है कि भारत के साथ ही अभी ये बॉर्डर विवाद सुलझा नहीं है, बाकी सभी देशों के साथ सुलझा है। दूसरी बात ये है कि आप लगातार विवाद बढ़ता रहा चीन के साथ, लेकिन आपने अपने व्यापारिक संबंध बनाए रखे, लगातार मिलते भी रहे, तो क्या ये चूक रही कि आप जो मेन मुद्दा था उसे सुलझाने में आप नहीं सुलझा पाए, इसलिए आज यहां तक नौबत आ गई है और इससे पहले आपके सारे रिश्ते वैसे ही चलते रहे? क्या ये कहीं कुछ चूक हुई है जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है? देखिए दीपाली, आचार्य प्रमोद जी जिस बात को कह रहे थे उसको थोड़ा और हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में, अपने दर्शकों के लिए सरल भाषा में कोशिश करेंगे समझाने की। इस समय पूरी दुनिया में दो तरह के इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। पहला इंटरेस्ट है टेरिटोरियल, जिसमें, और दूसरा इंटरेस्ट है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। टेरिटोरियल इंटरेस्ट को लोग किनारे रख के अपने व्यावसायिक और वाणिज्यिक इंटरेस्ट को परसू कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिनका कि आपस में अलग अलग विवाद है, लेकिन उन विवादों को वो किनारे रखे हैं और व्यावसायिक कारोबार एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। भारत और चीन में भी इसी तरह का कारोबार चल रहा है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का कारोबार है चीन और भारत के बीच में। भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट है और दुनिया के तमाम जो विकसित देश हैं, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो भारत की तरफ आशा भरी नज़रों से देखती हैं। और चाहे चीन हो, अमेरिका हो, इन देशों की जो इकोनॉमी है वो भारतीय बाजार और भारतीय उपभोक्ताओं पर निर्भर करती है। आज अगर भारत सच्चे मन से और दृढ़ उससे विल पावर के साथ, कन्विक्शन के साथ तय कर ले कि वह चीन से कोई व्यावसायिक रिश्ता नहीं रखेगा, तो चीन घुटने टेक देगा, क्योंकि चीन एक ट्रेडिंग कंट्री है। चीन की पूरी इकोनॉमी का आधार ही एक्सपोर्ट है जी। वो चीज़ भारत की तरफ से देखने को नहीं मिलती है। जब हम अपने नेताओं के जनसभाओं में भाषणों को सुनते हैं तो उसमें तो स्वदेशी की बात की जाती है, आत्मनिर्भरता की बात भी की जाती है, मेक इन इंडिया की बात की जाती है, लेकिन जब हम उसको गहराई से जाके देखते हैं तो वही नेता सरकार में रहते हुए विदेशों की कंपनियों से एग्रीमेंट करते हैं, डील करते हैं, भारत का कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियों को देते हैं। इस समय भी देश के अंदर हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, वो चीन की कंपनियों के हाथ में है। सरदार पटेल की स्टैचू भी चीन की ही कंपनियों के माध्यम से बनेगी, जो कि माना जाता है कि देश की सबसे बड़ी स्टैचू है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, इसके वजह से भारत की जो धमक है, भारत की जो साख है, वो हमारे दुश्मनों के बीच में उतना असर नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारे दुश्मनों को पता है कि लोग बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपने जनता को मिसलीड करने के लिए ज़रूर कहेंगे, स्वदेशी की बात करेंगे, मेक इन इंडिया की बात करेंगे, आत्मनिर्भरता की बात करेंगे, लेकिन डील तो हमारी ही कंपनियों से करते हैं। ये सिर्फ एक पब्लिक कंजम्पशन की चीज़ है, जिसकी तरफ प्रमोद जी इशारा कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और सचमुच अगर भारत चाहता है कि वे अपने दुश्मनों को सबक सिखाए तो उसको दो फ्रंट पर लड़ना पड़ेगा। एक तो मिलिट्री के फ्रंट पर कि अपने सैन्य ताकत के जरिए अपने टेरिटोरियल बाउंड्रीज को सुरक्षित रखें, अपने देश की उसको संप्रभुता को सुरक्षित रखें, और दूसरा व्यावसायिक फ्रंट पर हमको व्यावसायिक फ्रंट पर भी ऐसे उन सभी देशों को चुनौती देना पड़ेगा जिनका कि कारोबार हमारे भारतीय बाजार
पर निर्भर हैं। और अगर भारतीय बाजार में उनके कारोबार को की उपेक्षा की गई या उनका बाइकाट किया गया तो उसका सीधा आर्थिक स्तर उनके देश की इकोनॉमी पर पड़ेगा, उनके जीडीपी पर पड़ेगा। जब तक हम इन दो मोर्चों पर विरोध नहीं करेंगे तब तक हमको हमेशा हमारे जो दुश्मन देश हैं वो एक सॉफ्ट स्टेट मानते हुए जब सुविधा होगी उनको हमारे सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे, हमारी बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे, हमारी जो टेरिटरी है उसके अंदर घुसपैठ करते रहेंगे। बिल्कुल। कैप्टन डीके पांडे जी, क्या लगता है कि आप सही वक्त है कि अब इस वक्त अगर कड़े कदम उठाने की, क्योंकि शहादत होती जा रही है और इस पर दुख संवेदना सब व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सेना अपना काम कर रही है। लेकिन एक तरफ सेना अपना काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर रिश्ते ऐसे ही अगर बढ़ते रहे व्यापारी को जिसका इशारा कर रहे हैं वासिन जी, तो ऐसे में तो आप चाहे कितना भी यहाँ पर सेना लड़ती रह जाए, चीन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं देखिए, नहीं बिल्कुल बात सही है कि हमें अपनी अग्रेसिव पोस्टरिंग तो रखनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसमें कोई संशय नहीं है कि हमें अगर उन्होंने किसी प्रकार का दुस्साहस का प्रयास किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देना ही है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जहां तक बात अभी की वाशिंदर जी ने कि इकोनॉमिक जो पहला पहलू है, मेरे ख्याल से पहला कदम उठाया गया जब उनको रोक लगाई गई कि कोई भी व्यापार होगा और इससे कुछ मंगाया जाएगा तो हम उसको भारत सरकार देखे करेगी। और दूसरा जो है, निश्चित रूप से अभी हम उनके साथ अभी भी अगर सुधर जाए, स्वदेशी वाला जो हम कथन और करनी में अगर कर लें तो उन पर सबसे बड़ा जो चोट लगेगी वो इसके माध्यम से ही लग पाएगी। और मैं एक छोटा सा इशारा देना चाहूंगा, अगर आप देखें पिछले 15 दिन से और 20 दिन से एक स्वदेशी का, जैसे कि व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा कि एप्लीकेशन लोगों ने हटाना शुरू किया। मैं जानता हूं इससे कोई भारी क्षति नहीं होगी, लेकिन अगर ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी मुख है अगर वो बोल रहा है कि आपके इससे हमें कुछ नहीं होगा, उनको प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं थी, इसका मतलब कहीं कुछ हुआ जरूर है, इसके लिए उनको ग्लोबल टाइम्स में इस पर प्रतिक्रिया हुई। दूसरी बात, अगर हम उनके साथ जो बड़े बड़े डील है, देखिए एक WTO का रूल है, हम उसके विरुद्ध नहीं जा सकते, और जो डील पहले से चलती आ रही, इतने वर्षों से चलती आ रही है, उस पर ना कहना आज के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर हम आज ये सोच लें कि आगे हम डील नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। और निश्चित रूप से अगर चीन की माइट को मारना है तो उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर हमें कुठाराघात करना ही होगा। सैन्य तरीका है, मैं एक सैनिक रहा हूं तो मैं उसकी कहता हूं निश्चित रूप से, लेकिन आप क्या करेंगे, एक छोटा सा युद्ध जीत पाएंगे, लेकिन अगर आपको हमेशा के लिए शांत करना विवाद, तो हमें इसके परमानेंट इलाज के लिए हमें महत्वपूर्ण कदम उठाने ही होंगे। डिप्लोमेसी के थ्रू बातचीत, देखिए 3 बार ये प्रयास किए गए, अभी हाल में जो 15 दिनों में बात हुई और 6 जून को जो कुछ अचीव किया गया, और उसके बाद जो है उनकी 6 जून को जब ये तय हो गया था कि वो 3 से 5 मीटर पीछे हटेंगे, तो वो नहीं हटे। तो एक ये कहना कि कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था वो गलत है अपने आप में। कुछ प्रयास तो हो ही रहे थे, लेकिन निश्चित रूप से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया जा रहा था, उनको मीडिया में कवरेज नहीं दी गई। क्योंकि देखिए एक सामरिक कारण है इसका कि सेनाएं जो भी कुछ कार्य करती हैं वो अपना गुप्त तरीके से करती हैं, और जब वो कार्य संपन्न हो जाता है तब उसकी घोषणा करती हैं। बालाकोट के बारे में किसी को बताया नहीं गया था और वो कर दिया गया, उसके बाद उसको बताया गया, क्योंकि ये कुछ मिशन होते हैं जिनका एक प्राथमिकता होती है, प्री रिक्विजिट होती है। तो आप सोचिए कि अभी कुछ नहीं होगा, ये गलतफहमी है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ होने वाला है, मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि एक सीमा है, उसके बाद आगे जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। लेकिन और ये अगर आप एक औसत भारतीय से पूछेंगे उसका भी मत यही होगा कि कुछ होने वाला है जी। तो ये कहना कि हम शांत हो गए हैं ये बहुत गलत है। और ये भी ध्यान रखिए कि हमारे अगर देखिए संख्या के ऊपर मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, हमारे अगर 20 हताहत हुए तो हमने उनके डबल मारे हैं। और ये जो है इसकी ठीक है पांडे जी, मैं रोकूंगी आपको क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी उपाध्याय, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी, बहुत सरकार पर सवाल उठा रहा है विपक्ष की इतनी देरी क्यों लगा दी आपने, 2 दिन, प्रधानमंत्री ने 2 दिन लगा दिए इस पर कुछ भी बोलने से, और अगर बातचीत सब कुछ चल रही थी अच्छी तो फिर ये नौबत ही क्यों आई? देखिए, पहली बात तो इस स्थिति में मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा जिम्मेदारी से अपना फर्ज निभाना चाहिए। और विपक्ष में खासतौर पर मैं राहुल गांधी जी को देख रहा हूँ ट्विटर के माध्यम से, और कैसे कैसे वो जो कह रहे हैं, उनसे बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करिए, आप भाजपा के अध्यक्ष नड्डा जी का विरोध करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करिए, अमित शाह जी का विरोध करिए, सबका विरोध करिए, लेकिन भारत का विरोध मत करिए।
जी। भारत और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों में अंतर है। ऐसे लगता है कि कुछ नेताओं को भारत और भारतीय जनता पार्टी में अंतर समझ में ही नहीं आ रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, भाजपा का विरोध करते करते अब वो सीमा लांघ जाते हैं, सीधे भारत का विरोध शुरू कर देते हैं। अश्वनी जी, जो विपक्ष आप की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, अश्वनी जी, अभी ये सवाल उठाने का वक्त नहीं है। अश्वनी जी मेरा सवाल सुन लीजिए। अश्वनी जी, विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो आपके ही नेताओं की तरफ से जो पहले बयान जारी हुए थे, जो आपके नेताओं ने यूट्यूब पर जो आपके नेताओं के बयान हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और राजनाथ सिंह के, उन्हीं बयानों को विपक्ष सुना रहा है कि आपके नेता इसी तरह का सवाल पूछते रहे हैं 2013 में, 2014 के पहले की रैलियों में, उस समय की सरकार से वही सवाल विपक्ष आपसे पूछ रहा है, आपकी सरकार से अलग से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो अगर उस समय का सवाल भारत विरोधी नहीं था तो आज का सवाल भारत विरोधी कैसे है? सवाल तो वही है जो आपके नेता पूछते थे उस समय। आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से जी। हर एक प्रश्न पूछने का एक समय होता है और टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप भी 4-6 महीने बाद चुनाव होगा, आप सवाल पूछ लेना। अरे इस समय तो मत पूछिए ना, इस समय पूछने की समय है क्या? अगर आप इस समय पूछ रहे हैं तो आप में और चाइना के लोगों में अंतर क्या है? चाइना भी कितने लोग मारे गए उस पर कंफ्यूज है, आप भी बार बार कंफ्यूज हो रहे हो। आपको 20 लोग मर गए उस पर भरोसा है, 20 लोग शहीद हुए उस पर भरोसा है, लेकिन 40 शहीद हुए या 43 शहीद हुए या 45 शहीद हुए उस पर भरोसा नहीं आप कर रहे। मतलब भारत के लोग वीर गति प्राप्त हो रहे हैं उस संख्या पर आपको भरोसा है, लेकिन चाइना के कितने लोग हैं उसका भरोसा नहीं। अश्वनी जी, मैं आपको रोकूंगी, मेरे पास समय बहुत कम है और सभी मेहमानों से मैं माफ़ी चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। आचार्य प्रमोद जी, मैं आपके पास नहीं आ पाई क्योंकि वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे चैनल के लिए समय देने के लिए। तो अब मुद्दा यहाँ पर बार बार यही है, सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या रणनीति होती है, क्या वाकई बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकलता है या फिर स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि कुछ ना कुछ जरूर होने वाला है। क्या होता है देखेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।